इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे व्रत राजस्थान का निर्माण। इससे पहले राजस्थान गठन के एकीकरण के 3 चरणों के बारे में देख लिया। उसको आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख ले। अब राजस्थान का चौथे चरण के अंदर तो इससे क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ था कि मेवाड़ का जो विलय हो गया था तीसरे चरण के अंदर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 1300 वर्ष पुरानी जो रियासत थी उसका राजस्थान के अंदर विलय हो गया, तो शेष बच्चे जो राज्य थे उनका विलय भी आसान और निश्चित हो गया था, क्योंकि अब बाकी रियासतों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। हम देखते हैं कि जो आज़ादी के समय, मराठों से संघर्ष के समय, 1857 की क्रांति के समय भी सभी ने क्या किया था, मेवाड़ के जो महाराणा थे उनसे हमेशा परामर्श लेने का क्या किया था, प्रयास किया था, क्योंकि ये बड़ी अभूतपूर्व रियासत थी जिसके अंदर बापा रावल, कुंभा, प्रताप, सांगा जैसे शासक हुए थे। तो इसका अपना ही एक ख्याति थी, तो इसी ख्याति के कारण बाकी रियासतों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा था। तो जिसमें रियासतें कौन थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का इसके अंदर विलय करना था, क्योंकि उसमें हमने 10 रियासतों का देखा था, सम्मिलन हो चुका था। 4 रियासतें मत्स्य संघ के रूप में अलग ही थी। तो इसके लिए इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ प्रयास पहले से ही किए जा रहे थे। जैसे अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद है, उसकी जो राजपूता प्रातिनिधिक सभा है, उसने 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिस प्रस्ताव के अंदर कहा गया कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलकर के व्रत राजस्थान राज्य की जो निर्माण की क्या करना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए ये काफ़ी समय से क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी। लेकिन इस गठन को लेकर इतना आसान नहीं था। भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी थी जो इसके अंदर थी। उसमें मुख्य रूप से जो समस्याएं क्या थी, वो समस्या ये थी कि जो रियासती विभाग का जो मापदंड था उसके अनुसार जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ऐसी रियासतें थी जो अपना अलग अस्तित्व रख सकती, यानी वो स्वतंत्र रह सकती थी। इसके अलावा यहाँ की समस्याएं क्या थी, ये बॉर्डर की समस्या थी, यानी इन जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से लगी थी, जहाँ सदैव आक्रमण का भय यानी डर लगा हुआ था। और जैसलमेर पर तो पाकिस्तान ने कबीलाइयों के रूप में आक्रमण कर दिया था, जिससे कश्मीर पर किया था, और कश्मीर का आधा भाग उनके अधिकार में ही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने आक्रमण करवाया था, लेकिन जोधपुर राज्य की भारत सरकार ने तत्परता दिखाई और जोधपुर राज्य की सेना भेज करके क्या करवा दिया, उन कबीलाइयों को यहाँ से क्या कर दिया, भगा दिया था। तो और उसके बाद में फिर क्या कर दिया, भारत सरकार ने इस जैसलमेर का जो प्रशासन है वो अपने हाथ में ले लिया, यानी भारत सरकार के जैसलमेर तो उनके हाथ में आ चुका है। और जब पीछे कौन रहा था, ये 3 राज्य रह गए थे, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, जो अपने आप में क्या थे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते थे। इसके अलावा फिर जो यातायात और संचार के साधनों की दृष्टि से भी ये क्षेत्र क्या हुआ था, पिछड़ा हुआ था, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था सारा, तो यहाँ न तो यातायात के अच्छे साधन थे, इन सब का क्या था, विकास नहीं हुआ था। और इस क्षेत्र का जो विकास करना है वो भी इन राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था, क्योंकि आमदनी उतनी थी नहीं, और जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो बड़ी विषम थी, है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, इन राज्यों को भारत सरकार के अंदर लेना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये रियासतें विशाल थार के मरुस्थल का एक बड़ा भाग थी। तो रियासती विभाग भी इन रियासतों को क्या करना चाहता था, राजस्थान के अंदर शामिल करना चाहता था। और इसके लिए दिसंबर 1948 के अंदर प्रथम सप्ताह में सरदार वल्लभ पटेल की सहमति से वीपी मेनन जोधपुर, बीकानेर और जयपुर की रियासतों को वृद्ध राजस्थान के अंदर शामिल करने के लिए इनके पास में विचार विमर्श करने के लिए गए थे। लेकिन ये तीनों ही शासक अपनी अपनी रियासतों को अलग इकाई के रूप में ये रखने के क्या थे, बड़े ही इच्छुक थे। इधर जो दबाव डालने का कौन काम करे थे, समाजवादी दल के नेता थे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 9 नवंबर कब था, 9 नवंबर 1948 को एक सार्वजनिक सभा में अविलंब वृहद राजस्थान के निर्माण की क्या की थी, मांग की थी, क्योंकि इनको भी बड़ा डर था जो कबीलाई आक्रमण हुआ था उसके कारण, और जिन्ना के साथ जो यहाँ प्रयास चल रहे थे भोपाल का नवाब कर रहा था, और इनकी बात इनको पता, तो इन्होंने कहा था उसमें रियासती विभाग के सरदार पटेल को कि आप जल्दी से जल्दी क्या करें, इन जो बॉर्डर पर स्थित जो सीमाई जो ये रियासत है इनका राजस्थान के अंदर क्या कर दें, विलय कर दें। ऐसा ही और विलय का प्रयास किसने किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। तो इन्होंने भी क्या किया था, अखिल भारतीय स्तर पर, कहाँ पर, राम मनोहर जो लोहिया जी थे उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर जो एकीकृत राजस्थान है उसकी मांग भी इन्होंने उठाई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
और इस तरीके की घटनाक्रम यहाँ पर हो रही थी। इधर जोधपुर के जो महाराजा थे वो पाकिस्तान के साथ में क्या कर रहे थे, गलबैयाँ कर रहे थे, उनके साथ मिलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो इस समय जोधपुर के जो नरेश कौन थे, हनुवंत सिंह थे, वो ऐसा प्रयास कर रहे थे। उसकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया था रियासती समाचार पत्र के उस समय संपादक होते थे सोमनाथ जोशी। उन्होंने इसकी तरफ क्या कर लिया था, इस पूरे घटनाक्रम का क्या कर दिया था, भंडाफोड़ कर दिया था। यानी अब देखते हैं आगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रियासती विभाग है वो तुरंत ही क्या हो गया था, फिर सक्रिय हो गया था। तो रियासती विभाग के जो सचिव थे वीपी मेनन ने संबंधित शासकों से क्या की, वार्ता शुरू की, इनको जो अधीन लाने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। और वे 11 जनवरी 1949 को क्या गए, जयपुर, और वहाँ जाकर के जयपुर के महाराजा ने से क्या की, बातचीत की। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड थे। इसे काफ़ी हिचकिचाहट और समझाने बुझाने पर व्रत राजस्थान के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। अब काफ़ी उन्होंने समस्या क्योंकि इनका भी था कि अलग रहने का बात हो रही थी। तो ये अपना क्या थे, जयपुर को अलग ही स्टेट के रूप में रखना चाहते थे। लेकिन इनको वीपी मेनन द्वारा समझाने के बाद ये तैयार हो गए थे। लेकिन इन्होंने कुछ शर्तें रख दी। वो शर्तें क्या थी, इन्होंने शर्तें रखी कि वही जो जैसे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने रखी थी वैसे, कि जयपुर महाराजा को वृद्ध राजस्थान का वंशानुगत क्या बना दिया जाए, राज प्रमुख बना दिया जाए। तो बड़ी समस्या थी कि भाई दोनों ने एक ही पद के लिए बात कही है, तथा जयपुर को भावी राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। उधर उदयपुर वाले महाराणा कहते हैं हमें भी राज प्रमुख, उनको बना दिया, राजधानी उदयपुर रखी जाए, तो राजधानी उदयपुर रख दी। अब ये कह रहे हैं कि राजधानी क्या रख दी जाए, जयपुर रख दी जाए। इधर मेनन ने विलय की शर्तों के बाद में विचार करने का आश्वासन देकर के विलय की बात स्वीकार, यानी इनको विलय ऐसा समझाया वीपी मेनन ने कि आप अभी साइन कर दो, आपकी सारी बातों को क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जयपुर राज्य को क्या कर लिया था, जो राजस्थान के अंदर या वृद्ध राजस्थान जो था उसमें विलय के लिए क्या कर लिया था, राजी कर लिया था। तो विलय के प्रारूप पर जयपुर महाराजा की स्वीकृति के बाद तार द्वारा इसकी सूचना बीकानेर और जोधपुर को भेज दी गई। तो इसमें इन्होंने इनके ऊपर भी बड़ा क्या बढ़ा था, दबाव बढ़ा था। यहाँ पर बीकानेर और जोधपुर के शासकों ने भी काफ़ी आनाकानी की। जो पीछे इसकी शुरुआत के अंदर समस्याओं के अंदर मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ पूरा विस्तार से, वो पार्ट आप देख ले क्या समस्याएं थी इनमें। तो इसमें बीकानेर के और जोधपुर ये पहले दोनों ही सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन अंत में ये जिन्ना के जाल में आ गए थे, है ना। जो बीकानेर के महाराजा को तो जो फिरोजपुर हेड से इनकी जो नहर आती थी गंग नहर, उसको लेकर के, और जोधपुर के महाराजा को तो जिन्ना ने क्या कर दिया था, पूरा खाली जो स्टाम्प था उस पर अपने साइन करके सौंप दिए थे कि आप इसमें जो शर्तें लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब महाराजा को भी क्या चाहिए था, कराची, जिसमें कराची के जो बंदरगाह से इनको आवागमन चाहिए था, जिसके लिए फ्री में रेल लाइन मिलने वाली थी, हथियार मिलने वाले थे, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इन्होंने उसमें लिख करके दी थी। तो ये पाकिस्तान के क्या थे, प्रभाव में थे। लेकिन बाद में फिर जैसलमेर के जो राजकुमार थे उनके साथ जिन्ना से मिलने जाते, तब जैसलमेर के राजकुमार वाली मैंने घटना बताई थी। तो इसके बाद इनका थोड़ा मन ठनका, और जब ये जोधपुर आ जाते हैं तो फिर मेनन जी ने इनको कब्जे में ले लिया और इनको लेकर चले जाते हैं, दिल्ली बुलवा लिया जाता है। और दिल्ली दोनों के बीच में मीटिंग होती है, जहाँ पर भारत के वायसराय थे उस समय के तत्कालीन माउंटबेटन भी उपस्थित होते हैं। माउंटबेटन ने भी इनको समझाया, लेकिन जैसे ही माउंटबेटन किसी काम के लिए वो दूसरे रूम के अंदर गए तो उन्होंने क्या कर दी थी, इनके पास एक पेन पिस्टल थी, उस पेन पिस्टल को क्या कर दिया था, उसकी मेनन की कन पट्टी पर डाल दिया था कि मैं आपको मार डालूंगा, आपका छल के माध्यम में समझता हूँ अच्छी तरीके से, आपने मेरे साथ किसी तरीके का दबाव। बाद में मेनन जी आते हैं, अपने क्या कहते हैं वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और वो पिस्टल लेकर के अपने साथ ले जाते हैं, और अंत में बाद में ये क्या करते थे, स्वीकृति भी दे देते दोनों ही। और सबसे पहले तो ये बीकानेर के महाराजा ही जो होते हैं अपने राजस्थान की रियासतों पर विलय पत्र पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। अब देखते हैं आगे। तो 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर की एक आम सभा के अंदर व्रत राजस्थान के क्या निर्माण की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी। वहाँ सार्वजनिक सभा के अंदर उन्होंने बताया कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों को राजस्थान में विलय करने का क्या कर लिया, करना स्वीकार कर लिया। तो वहाँ के उपस्थित जन समुदाय ने बड़ी करतल ध्वनि से इनका क्या किया था, स्वागत किया था। और इसके बाद में इस योजना पर विचार करने के लिए 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने क्या की थी, बैठक आयोजित की। इस बैठक के अंदर क्या निर्णय लिया गया वो निर्णय हम देखते हैं।
इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मेवाड़ के महाराणा को क्या किया, क्योंकि यहाँ बड़ी समस्या थी, क्योंकि जयपुर के जब महाराजा ने क्या मांग लिया था, राज प्रमुख का पद मान लिया था। तो जयपुर के महाराजा जो सवाई मानसिंह शंकर थे उनको जीवन पर्यंत राज प्रमुख बना दिया, यानी उनको क्या कर दिया गया था, जीवन प्रमुख जो राज प्रमुख बना दिया गया था। लेकिन उनकी जो जीवन पर्यंत ये बात नहीं रखी गई थी, यानी उनको क्या कह दिया गया, आपको क्या बना दिया जाएगा, राज प्रमुख बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा को आजीवन महाराणा क्या कर दिया, महाराज प्रमुख घोषित, उनके लिए एक अलग पद का सर्जन किया गया। जब राज प्रमुख सवाई मानसिंह को बनाया गया तो इनको क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख बना दिया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह सेकंड क्या बन गए, राज प्रमुख। अब देखो जोधपुर और कोटा के शासकों को क्या बना दिया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। कोटा के जो अपने शासक थे वो तो पहले से ही क्या थे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे जो भीम सिंह थी। बाद में जोधपुर के जो महाराजा थे हनुवंत सिंह, उनको भी क्या बना दिया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए। और अपने बूंदी और डूंगरपुर के शासक जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे वो तो इस पर बने गए थे, जो बूंदी के थे बहादुर सिंह और डूंगरपुर के थे अपने लक्ष्मण सिंह। बाद में इसमें 2 रियासतें बची, तो बीकानेर के थे अपने शार्दुल सिंह और जैसलमेर के राजा थे रघुनाथ सिंह। तो इस तरीके से ये इन सारों को क्या कर दिया गया, उस समय भारत के अंदर शामिल कर दिया गया। तो जैसे तैसे करके इनको जो इनकी रियासतें वो देकर के इनको भारत संघ के अंदर क्या कर दिया गया था, विलय पर हस्ताक्षर करवा दी गई। अब राज प्रमुख और उसके मंत्रिमंडल को केंद्रीय सरकार के सामान्य नियंत्रण के अंदर क्या किया रखा, और राज प्रमुख को नए संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर करके संविधान सभा द्वारा संघीय तथा संवर्ती सूचियों को क्या करना था, स्वीकार करना था। तो इस तरीके की काफी महत्वपूर्ण बातें यह घटनाक्रम इनके साथ में की गई थी। अब बाद में आगे देखते। फिर सरदार पटेल ने जो नई संगठित इकाई का उद्घाटन किया, क्योंकि जो अपने भारत के लौह पुरुष थे वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आए। उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया, जिसे वर्तमान में राजस्थान दिवस के नाम से जाना जाता है। यानी ये कोई राजस्थान डेट को लेकर के नहीं रखा गया था, इस दिन अपना नक्षत्र एकम को अपना जो नया साल लग रहा था तो उसी कारण इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस दिन अब देखो इसका उद्घाटन होने वाला था यहाँ पर, और इसके उद्घाटन के अवसर पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन आए थे, जय नारायण जी के साथ साथ में जय नारायण व्यास थे। इसके अलावा अपने माणिक्यलाल वर्मा जी थे, और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ के कुछ समस्याओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले एक तो इनके सबसे ज़्यादा जो समस्याएं थी वो थी राजधानी के गठन को लेकर। किसको गठन को लेकर थी, राजधानी। अब देखो राजधानी का क्या था, यह महत्वपूर्ण रोल था राजधानी को लेकर के, क्योंकि जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह ने कहा था भाई ऐसे ही आपने मुझे दबाव डाल करके ये साइन करवा दिए तो जोधपुर को क्या बनाया जाए, राजधानी। जबकि जयपुर के महाराजा ने तो ये पहली शर्त लिख दी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाद में एक समिति का गठन किया जाता है, जिस समिति के अंदर देखो कई पुस्तकों के अंदर वो लिखा है कि ये समिति थी पी सत्यनारायण राव समिति। जैसे अभी जो कक्षा 9 की राजस्थान सरकार ने एक बुक जारी की है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसमें भी लिखा है कि राजधानी के चुनाव के लिए सरदार पटेल ने क्या की थी, विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी, जिसका नाम पी सत्यनारायण राव समिति नाम था। पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। अब कुछ के अंदर कहा जाता है कि बीके पटेल समिति गठित की गई थी, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें थी मैंने आपके सामने क्या कर दी, शेयर कर दी है। तो इस तरीके से ये समिति, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश की कि भाई जयपुर को राजधानी बनाया जाएगा, क्योंकि जोधपुर के अंदर पानी की सुविधाएं नहीं है और राजधानी के अंदर जो पेयजल के लिए पानी की बड़ी जरूरत है और जयपुर में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो इससे जोधपुर के महाराजा बड़े नाराज हो गए। तो उसके लिए कुछ विभागों का बंटवारा किया गया। ये विभाग इनसे थोड़ा आगे देखेंगे। एक और समस्या क्या हुई, इसके जो प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया गया था, श्री हीरालाल शास्त्री जी, उनको क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस बात को लेकर के क्यों माणिक्यलाल वर्मा थे पहले प्रधानमंत्री, अपने जो मेवाड़ के विलय के बाद में राजस्थान जो संयुक्त राजस्थान था उसके कौन थे, जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे। तो वो बड़े रुष्ट हुए। और इधर जोधपुर का विलय हुआ तो राजस्थान के धुरंधर नेता थे अपने जय नारायण व्यास जी, जिन्हें शेर है राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो उनको पक्का विश्वास था कि मैं बनूंगा, लेकिन बना किसको दिया गया, हीरालाल शास्त्री। ये सरदार पटेल का सारा प्लान था। और हीरालाल शास्त्री जी की अपने जयपुर के महाराजा के साथ बड़ी बनती थी।
तो सरदार पटेल जी ने इनको बना दिया। तो जय नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा ने इन्होंने वहाँ उस समारोह का बहिष्कार कर दिया। वहाँ पर क्या कर दी, कुर्सियाँ फेंकते हुए वहाँ से समारोह छोड़ करके चले गए थे। ठीक है ना। तो ये घटनाक्रम उस समय हुआ था। अब विभागों का बंटवारा थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके पहले इसके कौन क्या है मंत्रिमंडल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, विभागों के बंटवारे के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अब तो इस तरीके से हीरालाल शास्त्री जी थे, उन्होंने 4 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल की क्या संभाली थी, कमान संभाली, जिसमें कौन थे, सिद्धराज डट्टा जी ये जयपुर के थे, प्रेम नारायण माथुर ये उदयपुर के थे, बुरेलाल बयां भी उदयपुर के, अफूलचंद बापना जोधपुर के, नरसिंह कछवा ये जोधपुर के थे, राव राजा हनुमंत सिंह ये भी जोधपुर के थे, रघुवर दयाल गोयल ये बीकानेर के थे, और वो वेद प्याल त्यागी ये कहाँ के थे, कोटा के थे। तो इन सब को लेकर के क्या किया गया, जो यह नए जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो इस तरीके से ये राजस्थान का जो एकीकरण का एक और चरण पूरा हो गया। अब देख लेते हैं इन शासकों को राजी करने के लिए कितनी जो क्या की धन की थैलियां इनको जो बांटी गई थी वो कैसे बांटी गई थी, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जयपुर और वहाँ के शासकों को क्या क्या जो दिया गया इसके अंदर। तो इसमें जयपुर के शासकों को क्या दिया गया, कितना प्रीवियस दिया गया 18 लाख, और जोधपुर के शासकों को दिया गया 17.5 लाख रुपए, और बीकानेर के शासकों को दिया गया 17 लाख रुपए, और जैसलमेर के शासकों को कितना लिया गया 2.8 लाख रुपए, यानी सबको उसकी हैसियत के हिसाब से दिया गया था। बीकानेर के शासक ने बहुत ज़्यादा डिमांड रखी थी, तो इनको 18 लाख रुपये तो प्रीवियस दिया गया, और 5 या 5.5 लाख ऐसा करके उनको कुछ वेतन वगैरह जो राज प्रमुख का उस रूप में इनको प्रदान करके खुश करने का प्रयास किया गया। और जयपुर को क्या बना दी गई, राजधानी घोषित कर दी गई। अब इधर जो जोधपुर के महाराजा हमने देखा नाराज थे, तो जोधपुर के महाराजा को खुश करने के लिए अब क्या किया गया, भारत सरकार ने कहा भाई जो हाई कोर्ट है ना, न्याय विभाग, वो आप रख लो, न्याय करना आप, है ना। तो वैसे राजस्थान के बड़े नगरों के महत्व को बनाए रखने के लिए कुछ राज्यों पर सरकारी कार्यालय दी गई था। जैसे जोधपुर वालों की ज़्यादा नाराजगी थी तो उनको कह दिया भाई देखो, राजा लोगों को कह दिया भाई आप तो न्याय करने वाले, तो बड़े खुश हो जाते थे। तो ये जोधपुर के महाराजों कह दिया भाई हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर रखेंगे। अब बीकानेर वालों का पहले से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही प्रयास था, बीकानेर के महाराजों ने ऐसी बातें की थी, और वो बड़े प्रगतिशील जो बीकानेर के शासक हुए। तो बीकानेर के तो लोगों इसी की मांग की थी, शिक्षा की। तो बीकानेर के महाराजा ने कहा भाई हमें तो कुछ, शार्दुल सिंह जी थे तो हमने तो कुछ न तो डिमांड रखी अपनी, न कुछ हमें चाहते, हमें क्या दे दो, शिक्षा मंत्रालय। तो जो शिक्षा विभाग है वो बीकानेर में कह दिया। इधर उदयपुर के अंदर क्या दिया गया, उदयपुर वालों का भी महत्वपूर्ण रोल था, तो उदयपुर वालों को भी कुछ क्या दिए गए, इसमें विभाग दिए गए। तो उदयपुर वालों को कह दिया कि भाई जो खनिज, कस्टम और एक्साइज विभाग है, कौन सा, खनिज का, कस्टम का, एक्साइज का, वो विभाग आपके पास रहेगा। तो ये विभाग उदयपुर को दे दिया गया। इसके अलावा जो कृषि विभाग है वो किस में दे दिया गया, भरतपुर को दे दिया गया, और जो वन एवं सहकारी विभाग है वो कोटा को दे दिया गया। तो इस तरीके से ये सारे विभागों का क्या कर दिया गया, इसमें बंटवारा कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये राजस्थान के जो गठन का ये चौथा चरण है ये पूर्ण हुआ था, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुए थे, और इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ये चरण भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस चरण के अंदर अब राजस्थान की सारी रियासतों का लगभग विलय हो चुका था, क्योंकि 4 रियासतें मत्स्य संघ के रूप में थी, और जो 10 पहले से थी 4 इसमें अब हो गई 14 रियासतें इसमें शामिल थी, 14 और 4 18। अब पीछे कौन सी बची, एक सिरोही रियासत थी। तो जो अपने सरदार पटेल थे वो सिरोही को तो अपने उस समय के बम्बई प्रांत के अंदर मिलाना चाहते थे, जो गुजरात एजेंसी थी उसके अंतर्गत करना चाहते थे। हालांकि अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो छठा चरण होगा उसके अंदर सिरोही का फिर वापस किया जाएगा, विलय किया जाएगा। और आज के इस पाठ में इतना। एक और बता दूं, जो BR पटेल जैसे समिति बताई थी मैंने, उसके अंदर कौन कौन सदस्य थे। तो जो BR पटेल तो उसके अध्यक्ष थे, ये भी 3 सदस्य समिति, उसमें एक सदस्य TC पुरी थे, और एक जो सदस्य थे वो कौन थे, SP चिन्हा थे। इसके अलावा जो हमने सत्यनारायण, जो P सत्यनारायण राव समिति की जो बात की थी, जो इस समिति के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण जो 3 सदस्य हुए थे। हालांकि इसके लिए हम आगे भी बात करेंगे, अभी आप जानना चाहो चलो इसके 3 सदस्यों के मैं आपको नाम बता देता हूं, कि एक तो सदस्य अपने जो P सत्यनारायण राव थे जो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा दूसरे 2 सदस्य, एक तो V विश्वनाथन थे और एक BK
गुप्ता थे। तो ये कुछ समितियां थी। इसके अलावा एक शंकरराव देव समिति और थी, उसमें भी 3 सदस्य थे, है ना। उनके भी नाम वैसे आगे आ जाएगा, अगले चरण में हम देखेंगे। उनके 3 सदस्य थे, एक तो शंकरराव देव थे और दूसरे प्रभुदयाल जी और तीसरे आर के जो सिद्धवा करके थे वो सदस्य इसके अंदर थे। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।